ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। लास्ट क्लास में मैंने आपको आर्टिकल 14 पढ़ाया था। अब इस क्लास में इसके एक्सेप्शंस पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे ये आर्टिकल्स नहीं अप्लाई होता। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14। इसके एक्सेप्शन क्या है, बस ये याद रखना, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये मेन पॉइंट है जिनको इम्यूनिटी मिलती है इस आर्टिकल 14 से। अब इसमें पढ़ते हैं किस किस चीज़ में इम्यूनिटी मिलती है। फर्स्ट पॉइंट, द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस। इसका मतलब ये है, जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास जो पावर है, जिस सीट पे वो बैठे हैं, उसकी पावर यूज़ करते हुए वो जो कुछ करते हैं, सो वो उस जो उन्होंने ड्यूटी करी है उस सीट पे बैठते हुए, तो वो किसी को आंसरेबल नहीं है कि उन्होंने ये क्यों किया, ठीक है, कैसे किया। ठीक है, अगर उससे कुछ भी आगे होता है तो वो किसी को आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट। अंडरस्टूड। ये इम्यूनिटी दी गई है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को। किसके लिए? उनकी जो सीट पे बैठते जो ड्यूटी करी है, उनके पर्सनल नहीं, अभी पर्सनल का मैं आगे बताऊंगा। जो सीट पे बैठे हुए जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं, वो उसके लिए आंसरेबल नहीं है। सेकंड, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म। जब प्रेसिडेंट अपना टर्म पूरा कर रहे हैं और गवर्नर अपने टर्म में है, मतलब जब तक सीट पे है तब तक उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चालू नहीं की जाएगी। हाँ, मान लीजिए जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो गए हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं है, और गवर्नर वो चेंज हो गया, वो गवर्नर नहीं है, तब उस सीट को छोड़ने के बाद जो एक्स प्रेसिडेंट है या एक्स गवर्नर है, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट करी जा सकती है। जब तक वो सीट पे है तब तक कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उन पे स्टार्ट नहीं होगी। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बाद ही और गवर्नर के रिमूवल के बाद ही उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। थर्ड, नो प्रोसेस फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इशूड फ्रॉम एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म। ना कोई अरेस्ट वारंट निकलेगा जब तक वो सीट पे है। बस ये देख ध्यान से, प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक अपनी सीट पे है, ना उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलेगा, ना उनके जेल में डालने का कोई प्रोसेस स्टार्ट होगा। जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही नहीं होगी तो ये कहाँ से हो जाएगा? जब तक वो सीट पे बैठे हैं तब तक। सीट पे हटते ही जो भी उन्होंने क्रिमिनल मतलब कोई भी उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल एक्शन है वो हो सकता है। डी पॉइंट, नो, अब यहाँ पे आगे सिविल, नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट in respect of any act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office, until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him। इस पैराग्राफ को एक बार आप पढ़िएगा। इसका मतलब ये है, अभी हमें सिविल प्रोसीडिंग होगी और उनके पर्सनल कैपेसिटी में जो उन्होंने सिविल प्रोसीडिंग जो उनके अगेंस्ट होनी है, सो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें उनको नोटिस दिया जाएगा और उस नोटिस के 2 महीने बाद वो सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है, प्रेसिडेंट के खिलाफ भी एंड गवर्नर के खिलाफ भी। नो सिविल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर शैल बी इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, वेदर बिफोर और आफ्टर ही एंटर्ड अपॉन हिज ऑफिस until the expiration of 2 months next after notice has been delivered to him। जब उनको नोटिस डिलीवर करा जाएगा उसके डिलीवर करने के 2 महीने बाद ही सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। अभी सेकंड पढ़ते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, बोली ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए था, ये पूरा पार्ट प्रेसिडेंट के लिए एंड गवर्नर के लिए। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं हम। No person shall be liable to any civil or criminal proceedings in any court in respect of the publication in newspaper
और ऑफ अ सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें क्या है, इसमें मीडिया कर्मी को इम्यूनिटी दी जाती है कि अगर वो कोई ट्रू प्रोसीडिंग्स को पब्लिश कर रहे हैं न्यूज़पेपर में या टेलीकास्ट कर रहे हैं, किसके, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के, इसमें ये ध्यान से देखना, ट्रू रिपोर्ट अगर कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कोई सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट होगी। बट अगर वो फॉल्स पब्लिशिंग कर रहे हैं तो वहां पे उनके अगेंस्ट हो सकती है। थर्ड पॉइंट, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट shall be liable to any proceeding in any court in respect of anything said or any vote given by him in parliament or committee thereof। अब ये सेक्टर आर्टिकल 105 में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी इम्यूनिटी दी गई है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को कि जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर है वो कुछ भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के अंदर, ध्यान से सुनिए, पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, और कमेटी में, जो पार्लियामेंट कमेटीज बनती है, वो किसी पे भी वोट दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। हाँ, अगर इसके लिए एक अलग सिस्टम दिया हुआ है जहाँ पे प्रिविलेजेस मोशन स्टार्ट करते हैं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, अंडरस्टूड, वो मैं पार्लियामेंट के चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको। फर्स्ट ये समझिएगा कि जब तक कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोलता है और किसी पे भी वोट करता है तो वो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं होगी, अंडरस्टूड। सेम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, सेम जैसा पार्लियामेंट इम्यूनिटी दी गई है वैसे एमएलएज को भी इम्यूनिटी दी गई है। ध्यान से, जब तक वो पार्लियामेंट के अंदर है, अगर बाहर बोलेंगे पार्लियामेंट के तब तो वो लायबल है जी, पार्लियामेंट के अंदर वो लायबल नहीं है। द फॉरेन सॉवरन्स रूलर्स, मान लीजिए कोई किसी कंट्री के रूलर आए हुए हैं, एम्बेसडर्स है, डिप्लोमेट्स है, उनको इम्यूनिटी दी जाती है क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ। यूएनओ एंड एजेंसी के जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी होगी, इसको हम, जो ये 5th और 6th पॉइंट है ना, ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी गई है, इसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी जाती है रूलर्स को, बाहर के एम्बेसडर्स को, डिप्लोमेट्स को। अब ये हमने पढ़े आर्टिकल 14 के एक्सेप्शंस कि यहाँ पे हम आर्टिकल 14 यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, आर्टिकल 15। देखिए ये आर्टिकल जरूर याद कीजिएगा क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं कि जी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स या प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 16 में है। ये सीधा क्वेश्चन आ सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किस पे है, आर्टिकल 15 में, सॉरी आर्टिकल 15 में है। तो आर्टिकल 15 आपने मूवी भी देखी होगी, तो मूवीज़ के आपको अगर याद होगी तो ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा, और नहीं होगी तो ना मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। द स्टेट, अब फर्स्ट क्लॉज पढ़ते हैं आर्टिकल 15 का, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें, एक तो देखना है हमें डिस्क्रिमिनेट वर्ड क्या है, दूसरा ओनली वर्ड क्या है, और तीसरा किस किस चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ये याद करने पड़े आपको। रिलीजन में नहीं करते, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब दो वर्ड्स है यहाँ पे, एक तो डिस्क्रिमिनेट और दूसरा ओनली। डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, टू मेक एन एडवर्ड डिस्टिंक्शन, टू मेक एन एडवर्ड डिस्टिंक्शन विद रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबल फ्रॉम अदर्स, मतलब किसी को से एडवर्स डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करना, कि डिस्क्रिमिनेट करना कि भैया तुझे ये चीज़ नहीं मिलेगी, तुझे चीज़ मिलेगी। ठीक है, आगे भी समझ आएगा, पूरे में समझाऊंगा इसके अंदर। ओनली का मतलब क्या होगा कि
जो स्टेट है सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ में ही डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, जो दूसरे ग्राउंड है उसमें कर सकती है। समझ रहे हैं यहाँ पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब में स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, बट इनके अलावा अगर कोई अदर ग्राउंड्स है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। आर्टिकल 15 क्या है? अब हमारे पहले टाइम में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन था। हम कई कास्ट, जितनी कास्ट थी काफ़ी, तो उनको मतलब कॉमन जो कुआं होता था गांव सा, उनका पानी, उससे पानी तक नहीं पीने देते थे, अपने पास बैठने नहीं देते थे, अपने साथ खाना नहीं खाने देते थे। समझ रहे हैं? सो इस चीज़ को दूर करने के लिए इस इंडियन गवर्नमेंट को आर्टिकल 15 ऐड करना पड़ा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो क्या कहता है, सबसे पहले तो स्टेट को देता है कि भैया तुम जो है वो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। हाँ, इसके अलावा कर सकते हो। दूसरा, नो सिटीजन शेल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें क्या है, इसमें स्टेट भी है और प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल भी है, मतलब हम भी आते हैं अब इसके अंदर, सेक्शन 2 के अंदर। पहले वाले सेक्शन में 15(1) में क्या था, खाली स्टेट था, अब 15(2) में स्टेट भी और हम भी है। मान लीजिए, अब देखिए किसके लिए, रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। अगर मान लो कि किसी शॉप में है, मैं शॉप के बाहर लिख देता हूँ कि भैया महिलाओं का आना मना है, ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, सीधा सीधा मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। मैं सीधा लिख देता हूँ ऊपर कि जी इस रिलीजन के लोगों का आना मना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। रेस्टोरेंट के बाहर लिख देता हूँ कि जी इस कास्ट के लोगों का आना मना है, कि मैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, किसी भी एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, पीवीआर है, मतलब जो भी पब्लिक प्लेस है जा सकते हैं। अगर मैंने रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर डिस्क्रिमिनेशन करा तो मैं वहाँ पे लायबल हूँ कि मैं आर्टिकल 15 का उसका उल्लंघन कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ एक्शन हो सकता है। हाँ, मान लीजिए कोई जगह है उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग आ सकते हैं इस राइड पे, मतलब कोई अम्यूजमेंट पार्क है उस पर लिख दिया 18+ के ही लोग आ सकते हैं, तो 17 साल का बच्चा ये नहीं बोल सकता कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं आर्टिकल 15 में, क्योंकि यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ये, और ग्राउंड भी अलग है, यहाँ पे एज क्राइटेरिया आ गया है, तो मैं एज क्राइटेरिया पे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता हूँ। समझ रहे हैं? अब इसका बी सब क्लॉज देखते हैं। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग गार्ड्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली बाय स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू जनरल पब्लिक। भैया कुएं है, ठीक है, घाट है, सड़कें है जो स्टेट ने बनाई है, उस पे भी अगर मान लीजिए मैं ही डिस्क्रिमिनेशन करने लग गया दूसरे के साथ कि जी यहाँ पे इस सड़क पे औरतें नहीं चलेगी, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, इस जगह पे इस रिलीजन का पर्सन नहीं चलेगा, इस जगह पे इस कास्ट का पर्सन नहीं चलेगा, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ। स्टेट भी अगर ये बोलती है तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये हक है हमारा कि आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हमारे साथ। किसके लिए, किस पे, कौन से ग्राउंड्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते? याद कर लीजिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने अम्यूजमेंट पार्क का जो दिया था एज वाला, अब वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मैं कर सकता हूँ। समझ गए? अब मान लीजिए मैंने कह दिया कि जी इस कास्ट के लोग हैं इस राइड पे नहीं बैठेंगे, इस कास्ट के ही बैठ सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या आ जाती है, ग्राउंड दूसरा कि भैया आप तो भीगे हुए हैं, गीले हैं,
ठीक है, आप मेरी राइट पे बैठ नहीं सकते क्योंकि आपके कपड़े भीगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे सही ग्राउंड दे रहा हूँ उसको रोकने का, समझ गए? तो यहाँ पे आर्टिकल 15 नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आता है। अब इसके एक्सेप्शंस पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। अब ये एक चीज़ समझ लीजिए कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है SC ST का, OBC का, EWS का, वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में गिवन है। ये एक्सेप्शन दिए हुए आर्टिकल 15 में। अब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है स्टेट, पहले ही लिख दिया उन्होंने आर्टिकल 15 में भी, आर्टिकल 16 में ही। अब पढ़ते हैं आगे। अब एक्सेप्शन टू दिस आर्टिकल 15, राइट टू इक्वालिटी का एक्सेप्शन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के एक्सेप्शन। सबसे पहले, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या दे रखा है कि जो गवर्नमेंट है वो वुमेन के लिए और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। कैसे? जैसे पंचायत और MCDs, म्यूनिसिपैलिटीज़ में 33% का रिजर्वेशन वुमेन्स को दे दिया है ना, तो ये एक्सेप्शन डाल दिया। यहाँ पे ये नहीं लगा सकते कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन के लिए परमानेंट एजुकेशन फ्री एजुकेशन कर दी है, तो आप यह नहीं बोल सकते आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। ये देखिए, ये क्लॉज इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था रिजर्वेशन का कि स्टेट के पास पावर है कि वो किसी भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। और वो जो प्रोविजन बनाती है वो प्रोविजन आर्टिकल 15 को इन्फ्रिंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन। जब आप फी भरते हैं तो आप देखते हैं सबकी जो फी कंसेशन अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी की फीस अलग होती है, OBC कैटेगरी की अलग होती है, SC ST कैटेगरी की अलग होती है, रिजर्वेशन अलग होता है। द स्टेट, फिफ्थ पढ़ते हैं। द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स or for the SC and STs regarding their admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state। इसमें क्या है कि स्टेट के पास पावर है कि वो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, SCs है, STs है, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दे सकती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट है, EWS इसको बोलते हैं हम। ये न्यू है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आया है, तो ये EWS के अंडर आया था। अब ये नोट कर लीजिए, एक पेज बना लीजिए जो मैं अमेंडमेंट लिखवाता रहूँगा। 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 से आया था EWS क्लॉज, जिसने क्या करा था, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन दे दी थी। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 6, नथिंग इन दिस आर्टिकल और सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall prevent the state from making क्या any special provision for the advancement of economically weaker sections of citizens other than clause 4 and 5। जो 4 और 5 में नहीं आए, मतलब इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन अलग ही कैटेगरी में आती है जो जनरल के लिए, समझ रहे हैं आप? इसमें जो 4 और 5 में आ गए, उनके अलावा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए कौन सा है, 6 सब क्लॉज है। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स अदर देन क्लास mentioned in 4 and 5 in so far as such special provisions relate to their admission to education institutions। अब जैसे मैंने पहले वाला बताया था कि 6th के A में क्या है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। नेक्स्ट में क्या करा उन्होंने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में
जो बी वाला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 10% कोटा ईडब्ल्यूएस को दे दिया। समझ रहे हैं? आर्टिकल 15 में एक्सेप्शन क्या क्या है, सीधे सीधे याद कर लीजिए। ओबीसी कोटा, एससी कोटा, एसटी कोटा और ईडब्ल्यूएस कोटा, वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये है एक्सेप्शन आर्टिकल 15 के, कि इनके लिए जो गवर्नमेंट है वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं, और जो प्रोविजंस बनाएगी वो आर्टिकल 15 को इन्फ्रिंज, वह आर्टिकल 15 नहीं काम करेगा। बाकी जो आगे है कि कोई मतलब मान लीजिए कोई बिल्कुल ही ऐसा लॉ बना दिया जो जिनका कोई आगे वही नहीं है, उसको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना सकता है। समझ रहे हैं? अब नेक्स्ट पे आते हैं, आर्टिकल 15 हो गया हमारा, आर्टिकल 16 आ गया हमारा, सीधा इसको याद कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब का। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जितने भी सिटीजन ऑफ इंडिया है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी सरकारी नौकरी लेने में। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है, सीधा आएगा ये क्वेश्चन। आर्टिकल 16 में क्या है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 15 में क्या था? क्या था आर्टिकल 15 में? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 में क्या था? इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। याद कर लीजिए। आर्टिकल 14 क्या था? इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 क्या था? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। याद करने पड़ेंगे ये आपको। अब 16(1) क्या आता है? इसमें सिंपल ये है, पिछली वाले सेक्शन आर्टिकल 15 में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नमेंट के पास पावर है स्पेशल प्रोविजन बनाने के लिए। किसके लिए स्पेशल प्रोविजन? ओबीसीज के लिए, एससीज, एसटीज, ईडब्ल्यूएस, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। अब इसमें आर्टिकल 16 में क्या है? इनके पास प्रोविजंस है इनके लिए कोटा बनाने के लिए, रिजर्वेशन देने के लिए। ये एक्सेप्शंस है। अब इसमें क्या होता है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। No citizens can be discriminated against or be ineligible for the employment or office under the state on grounds of only religion, race, caste, sex, descent or place of birth or residence। कि भाई जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। किस चीज़ के लिए? किसी को जॉब देनी है तो वो डिस्क्रिमिनेट करे कि भैया तुम इस रिलीजन के हो तो तुम्हें जॉब नहीं दूंगा, तुम इस जाति के हो मैं आपको ये जॉब नहीं दूंगा, आप लड़की हो या आप लड़का हो मैं आपको जॉब नहीं दूंगा, प्लेस ऑफ बर्थ आप यहाँ पैदा हुए तो आपको जॉब नहीं दूंगा, रेजिडेंस एंड डेसेंट। समझ रहे हैं? इक्वलिटी ऑफ सबको अपॉर्चुनिटी, सेम अधिकार है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16। एक्सेप्शन जो मैंने आपको पढ़ाए इसको आप पढ़ लीजिएगा, बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसको मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 15 में हमने प्रोविजंस पढ़े थे किस किस के लिए? ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वुमेन एंड चिल्ड्रन की, इन सब के लिए जो गवर्नमेंट है वो प्रोविजंस बना सकते हैं इनके एडवांसमेंट के लिए, क्योंकि ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शंस है और सोसाइटी है। आर्टिकल 16 में इन सब के लिए कोटा दे दिया गवर्नमेंट जॉब्स में। बस यही है इसके अंदर आर्टिकल 16 में जो एक्सेप्शंस है कि गवर्नमेंट जॉब्स में हमने इनको रिजर्वेशन दिया है और ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को उल्लंघन नहीं करता है। और जो ईडब्ल्यूएस वाला था ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 को आया था जिसने 10% कोटा प्रोवाइड किया था एडिशनल। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 14 डिस्कस हो गया, आर्टिकल 15 डिस्कस हो गया, आर्टिकल 16 डिस्कस हो गया। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या था? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। आर्टिकल 15 क्या था? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 17 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा आता है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से सेक्शन में है? आर्टिकल 17 में है। पहले ये छुआछूत की बहुत वो थी, प्रथा चलती थी इंडिया में हमारे पास कि भैया इसको हाथ मत लगाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। ठीक है, इनको हम मतलब किसी पर्टिकुलर कास्ट को
कहेंगे कि भैया इनको हमारे कुएं से पानी मत पीने दो, सबके कुएं अलग होते थे, सब जातियों के कुएं अलग हुआ करते थे, अब अलग अलग बैठ के खाना खाया करते थे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए इन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और 1976 में एक एक्ट पास करा जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अनटचेबिलिटी जो टर्म है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और ना ही इस एक्ट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, द ऑफेंसेस कमिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, अगर कोई अनटचेबिलिटी के ग्राउंड पे ऑफेंस क्रिएट करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा मिलेगी या फिर 500 रुपये जुर्माना, या दोनों। 6 महीने की सज़ा या 500 रुपये जुर्माना, या बोथ। A person convicted of the offence of untouchability is disqualified for the election of parliament of state। अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी सेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट के अंदर अगर कन्विक्ट होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, वो कभी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। तो आर्टिकल 17 सीधा यही कहता है। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा थे अपने आगे लागे रखते थे नाम कि भैया राजा ये फलान, राजा ये फलान, ठीक है, और कई सारे लॉर्ड लगा होता था, समझ रहे हैं। तो इस चीज़ की प्रथा ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 18 दिया गया, सिर्फ मिलिट्री, इसमें एक्सेप्शन है बस, ये पहले कर ले, मिलिट्री और एकेडमिक जो टाइटल्स है वो ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, ठीक है, मिलिट्री हो गया, जनरल हो गया, तो ये सब जो टाइटल्स है ये लगा सकते हैं, ये एक्सेप्शन है। अब इसको हम पढ़ते हैं। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फेरिंग एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी वेदर सिटीजन फॉरनर। जो ये आर्टिकल है ये स्टेट को रोकता है, गवर्नमेंट को रोकता है कि वो किसी को कोई टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा। भाई आगे डाल दिया राजा हरि सिंह, स्टेट ने दिया उसको राजा, तो स्टेट के पास पावर नहीं है, क्योंकि अबोलिशन ऑफ टाइटल वहाँ पे आ ही जाएगा 18। ठीक है। सेकंड, इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन कंट्री। अगर कोई फॉरेन स्टेट मुझे दे रहा है कि भैया मैं तो आपके आगे लॉर्ड लगा दूंगा, लॉर्ड शिवम पुष्प शर्मा, तो ये आर्टिकल मुझे भी प्रोहिबिट करता है कि मैं किसी फॉरेन कंट्री से टाइटल नहीं लूंगा। थर्ड, अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई फॉरेनर है, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में हमारे कोई काम कर रहा है या किसी गवर्नमेंट ट्रस्ट में काम कर रहा है, तो किसी फॉरेन कंट्री से टाइटल लेने से पहले वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट लेगा कि क्या मैं ये टाइटल ले सकता हूं। फोर्थ पॉइंट, नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोल्यूमेंट और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कोई भी इंडियन सिटीजन है या कोई भी फॉरेनर है, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जो स्टेट का जो पर्टिकुलर जॉब है, अगर वो हमारे स्टेट में गवर्नमेंट में कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो वो किसी भी फॉरेन कंट्री से ना प्रेजेंट लेगा, ना पैसे लेगा और ना कोई जॉब लेगा। ये लेने से पहले उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कंसेंट लेनी होगी। एक्सेप्शन क्या है? मिलिट्री एंड एकेडमिक ऑनर, मिलिट्री एंड एकेडमिक ऑनर एक अलग एक्सेप्शन है। बाहर की कोई, हमने देखा होगा कई कंट्रीज होती है, हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उनको डॉक्टर की उपाधि दे देते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज से, तो ये एक्सेप्शन है। मिलिट्री ऑनर्स मिलते हैं काफ़ी, ठीक है। सो ये सब एक्सेप्शंस है। सो आज हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। कल हम डिस्कस करेंगे 19, 20, 21,
22, 23, 24 और 21A कल हम डिस्कस करेंगे। सो काफ़ी आपको अच्छे से मैंने समझाया है और आपको समझ भी आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड काइंडली शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड रेफ़र ज़रूर कीजिए। जिसको DOLLB 2023 के लिए पढ़ना है उसको मेरा चैनल ज़रूर रेफ़र कीजिए, क्योंकि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे एंड इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच।